हेलो फ्रेंड। आज हम आपको बिहार एक समग्र अध्ययन महेश कुमार बनवाल का बुक का चैप्टर जो कि अध्याय 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बिहार का इतिहास है। जैसे कि बिहार के प्राचीन कालीन इतिहास का मुख्य स्रोत क्या क्या है, जैसे कि साहित्यिक साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य। जिसमें आपको साहित्यिक साक्ष्य में आप देख सकते हैं, जैसे कि साहित्यिक साक्ष्य को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि धार्मिक साहित्य और लैंगिक लैंगिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण और अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, भागवती सूत्र, रामायण महाभारत और इस तरह के विभिन्न पुराणों से आपको इस तरह से जानकारी मिलता है। और लैंगिक साहित्य वाले भाग में आपको अर्थशास्त्र, कौटिल्य का, बौद्ध धर्म का इतिहास, लामा तारानाथ का और रामचरित्र जो कि संध्याकर नंदी का है, नंदी द्वारा है। और यात्रा वृत्तांत में किस किस का यात्रा वृत्तांत से आपको बिहार के प्राचीन कालीन इतिहास की जानकारी मिलता है, जैसे कि मेगास्थनीज के इंडिका द्वारा भी इससे जानकारी मिलता है और फाहियान का यात्रा वृत्तांत द्वारा भी जानकारी मिलता है। हेनसांग के सीयूकी द्वारा भी जानकारी मिलता है। इत्सिंगी का यात्रा वृत्तांत द्वारा भी आपको जानकारी मिलता है। और पुरातात्विक साक्ष्य में आप देख सकते हैं, जैसे कि अशोक के स्तंभ द्वारा भी आपको प्राचीन कालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत है, जो कि और अशोक के शिलालेख, गुप्तकालीन अभिलेख, नालंदा बिहार के अवशेष, मूर्तियां, सिक्के, मृदभांड, विभिन्न उपकरण और चित्र से भी जानकारी मिलता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं, जो कि प्राचीन बिहार इतिहास के बारे में आपको पढ़ने को जानकारी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन बिहार के बारे में। जैसे कि बिहार का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना भारत में मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ। बिहार समृद्धशाली एवं वैभवशाली इतिहास से संपन्न भूमि है, जिसका उल्लेख विभिन्न रूपों में एवं नामों से वेद, पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों जैसे धार्मिक, साहित्यिक तथा यात्रा वृत्तांत और संस्मरणों आदि गैर धार्मिक साहित्यों में किया गया है। उपयुक्त लिखित स्रोत के अतिरिक्त अभिलेख, प्राचीन भवनों के अवशेष, मूर्तियां एवं आदि पुरातात्विक साक्ष्य भी बिहार के समृद्ध इतिहास एवं भारतीय इतिहास में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान होने का प्रमाण देता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लोगों का उल्लेख मिलता है, जहां उन्हें कीकट या किरात कहा गया है। जहां ऋग्वेद में आपको बिहार के सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, जिसमें आपको कीकट या किरात के नाम से उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद एवं पंचवीस में भी प्राचीन बिहार का वर्णन मिलता है, जिनमें इस क्षेत्र के विभिन्न निवासियों के लिए ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसमें उत्खनन से प्राप्त विभिन्न पुरातात्विक स्रोत से बिहार के संदर्भ में विभिन्न जानकारियां मिलती है। बिहार में मुंगेर से पुरापाषाण एवं मध्यपाषाण कालीन छोटे उपकरण मिले हैं, जैसे चिरौंद सारण जिला में से नवपाषाण युगीन वस्तुएं प्राप्त हुई है। चिरौंद और चेचर वैशाली जिला, मनेर पटना जिला तथा सोनपुर गया जिला से ताम्रपाषाण युगीन वस्तुएं एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और नवपाषाणी उपकरण जो कि भीम बांध मुंगेर के उर गया में और सेनुआर जो कि रोहतास में और चेचर जो कि सारण में और कुतुबपुर जो कि हाजीपुर और चिरौंद जो कि छपरा में मिला है। वैशाली से ताम्रपाषाण कालीन काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं तथा बक्सर एवं चिरौंद से उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में किस किस स्रोत से आपको प्राप्त होता है। बिहार में आर्यों का आगमन, वैदिक कालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में
गंगे घाटी के क्षेत्र से आर्यों द्वारा जंगलों में को जलाकर तथा काटकर साफ करने की चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा का वर्णन है, जिसमें माधव अपने पुत्र गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीरा गंडक नदी तक पहुँचे तथा इस प्रक्रिया में जंगल को नष्ट कर दिया, जिससे इस क्षेत्र में आर्यों को बसने में सहयोग मिला। इस तरह से आप देख सकते हैं जो कि बहुत सारे प्राचीन इतिहास के किस तरह से आपको बिहार के प्राचीन इतिहास का जानकारी किस किस स्रोत से मिलता है। विभिन्न बौद्धिक ग्रंथ साहित्यिक जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक तथा जैन साहित्य भागवती सूत्र से बिहार के संदर्भ में विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती है। भारत में पहली बार 600 ईसा पूर्व में संगठित राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें महाजनपद कहा गया। महाजनपदों के संबंध में पहली बार अंगुत्तर निकाय एवं भागवती सूत्र में मिलती है। प्राचीन काल में 16 पदों की स्थापना हुई, जिनमें तीन महाजनपद जिसमें मगध, बज्जी, अंग बिहार में स्थित था। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में वैशाली के विरुद्ध मगध साम्राज्य द्वारा उपयोग में लाए गए अस्त्र शस्त्र का उल्लेख किया गया है। प्राचीन बिहार के संदर्भ में विदेशी यात्रियों के विवरण से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों में आपको मेगास्थनीज, फाहियान और हेनसांग आदि प्रमुख है। यूनानी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर के दूत बनकर आया था और मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा का विवरण इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। एक अन्य चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत यात्रा पर आया था और जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में विस्तृत वर्णन किया है। 7वीं सदी में एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग भारत आया था। बिहार के इतिहास के संदर्भ में तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ की पुस्तक एवं संध्याकर नंदी जो कि संध्याकर नंदी की रचना रामचरित्र से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आपको 6ठी शताब्दी पूर्व का बिहार विदेह, जिसमें आपको विदेह के इतिहास की चर्चा सर्वप्रथम यजुर्वेद में की गई है। माना जाता है कि राजवंश की स्थापना इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह ने की थी। इस वंश के एक अन्य राजा मिथि जनक द्वारा मिथिला राज्य की स्थापना की गई। जिसमें रामायण में वर्णित सिरध्वज जनक इस वंश के 25वें राजा थे, जिनकी पुत्री सीता का विवाह कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। इस वंश का अंतिम राजा करल जनक थे। वर्तमान में विदेह को मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विदेह को मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। और आगे आपको वैशाली के बारे में, जैसे कि इस क्षेत्र में वैशाल अथवा
वैशालिका राजवंश द्वारा शासक करने का प्रमाण मिलता है। इस राजवंश का आरंभ मनु के पुत्र नमोदृष्ट से हुआ। इस वंश में कुल 33 राजा हुए, जिनमें 24वें राजा विशाल द्वारा वैशाली शहर की स्थापना की गई। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और वायु पुराण और भागवत पुराण आदि इस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। सुमति एवं प्रगति को इस वंश का अंतिम राजा माना जाता है। इस वंश का अंतिम राजा माना जाता है। और बज्जी, जो कि बज्जी संघ, इसमें इतिहासकारों द्वारा बुद्धकालीन राजनीतिक समाज में 10 गणराज्यों की चर्चा की गई है। इन 10 गणराज्यों में बज्जी संघ सर्वाधिक प्रतिष्ठित गणराज्य था। जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी बज्जी संघ का उल्लेख मिलता है। भौगोलिक रूप से यह गंगा के उत्तर में नेपाल की तराई तक विस्तृत था। बज्जी संघ संभवतः 8 सदस्य जैसे कि अष्टकुल थे, जिनमें बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा अनेक पुराणों में वैशाली का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य ने लिच्छवी राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया है। वैशाली के महत्वपूर्ण तथ्य, आपको वैशाली के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जैसे विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना वैशाली में हुई, जो कि 750 ईसा पूर्व मानी जाती है। महावीर ने वैशाली में चतुर्मास व्यतीत किया था। वैशाली के लिच्छवियों का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में भी किया गया है। वैशाली गौतम बुद्ध के प्रिय नगरी था। महात्मा बुद्ध का मृत्यु के पश्चात 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालासेक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली को भी वैशाली के नगर बधू की पदवी प्रदान की गई थी। महात्मा बुद्ध ने वैशाली प्रवास के दौरान आम्रपाली के यहाँ भोजन किया था तथा आम्रपाली ने बौद्ध संघ को उद्यान समर्पित किया था। और बज्जी संघ, जो कि बज्जी संघ के सदस्य कुल्य, जैसे कि बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्री, विदेह या मिथिला, उग्र, जो जैसे कि हस्ती, ग्राम, भोगनगर, कुरु, हस्तिनापुर, इच्छावाकु, अयोध्या, मगध, नरेश, अजातशत्रु ने बज्जी संघ को पराजित करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और अंग के बारे में, जैसे कि अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था। यह क्षेत्र मगध तथा राजमहल वर्तमान झारखंड राज्य की पहाड़ियों के मध्य स्थित था। अंग राज्य का आरंभिक राजधानी मालिनी थी। बाद में इसका नाम चंपा या चंपावती हो गया। हेवनसांग ने इस स्थान को चन्नापो नाम से संबोधित किया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार द्वारा अंग को अपने राज मगध में मिला लिया गया, जिससे बिहार का एकीकरण हो गया। अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले शामिल थे। मगध
मगध का उत्कर्ष। मगध नाम का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों हेतु व्रत्य शब्द का उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ है पतित। मगध राज का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार गंगा के दक्षिण भाग में मगध तथा उत्तरी भाग में विदेह राज स्थित था। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में मगध और उत्तरी भाग में विदेह राज स्थित था। मगध की राजधानी राजगिर अथवा राजगिरी थी। मगध की राजधानी राजगिरी अथवा राजगीर थी। आपको बृहद्रथ वंश जैसे कि बृहद्रथ वंश महाभारत तथा पुराणों के अनुसार चेदी राज वसु के पुत्र बृहद्रथ द्वारा बृहद्रथ वंश की स्थापना की गई थी। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा जरासंध था। जरासंध का विवाह मथुरा के राजा कंस की बहन से हुआ था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के सहयोग से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में पराजित कर उसका हत्या कर दिया था। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। वह एक कमजोर अयोग्य शासक था। उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को राजा बनाया। मगध के बारे में आज को मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जैसे कि बौद्ध धर्म समर्थक हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार सैनिक और शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग नंद वंश जैन समर्थक थे। जैसे कि संस्थापक महानंदी या महापद्म नंद, जो कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। पितृहत आपको इस तरह से देख सकते हैं, जो कि मगध साम्राज्य में इस तरह से आपको इतना सारा राजाओं के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि हर्यक वंश के बारे में, हर्यक वंश बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय की हत्या करके बिंबिसार सत्तासीन हुआ तथा हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ के साथ साथ योद्धा भी था। बिंबिसार ने कूटनीति के अंतर्गत अनेक राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उसने लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलेना और कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला और देवी तथा मद्र राज की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। कौशल नरेश द्वारा दहेज में कसिया ग्राम आधुनिक काशी प्राप्त हुआ और बिंबिसार ने अंगराज पर अधिकार कर लिया तथा मगध की राजधानी राजगीर की स्थापना राजगीर में स्थापित किया। बिंबिसार के शासनकाल में ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ और बिंबिसार ने अवंतिक राज्य के शासक प्रचंड घोतक की चिकित्सा हेतु अनेक राजवैद्य जीवकों को उज्जैन भेजा, जिससे दोनों राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। बिंबिसार भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी। इसलिए उसने सेनिया नाम से संबोधित किया जाता है। बिंबिसार ने पहली बार अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग किया।
बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दशरथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु उसके कनिष्ठ पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया तथा स्वयं शासक बन गया। अजातशत्रु के बारे में, जैसे कि अजातशत्रु के शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजित को युद्ध में पराजित कर संधि हेतु बाध्य किया तथा उनकी पुत्री बाजीरा से विवाह कर काशी क्षेत्र दहेज में प्राप्त किया। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली से हुआ। इस युद्ध के क्रम में उसने पाटलिग्राम में एक सैन्य छावनी का निर्माण करवाया, जो कालांतर में पाटलिपुत्र कहलाया और मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। बद्री संघ में फूट डलवाने में अजातशत्रु के मंत्री बसकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजातशत्रु ने महाशिला कंटक तथा रथ मुसल जैसी नवीन शास्त्रों का प्रयोग किया तथा राजगिरी को किलेबंदी भी करवाया। अजातशत्रु के पश्चात उदयन मगध का राजा बना तथा उसने सोन, गंगा और पुनपुन नदी से घिरे पाटलिपुत्र को मगध की नई राजधानी बनाया। अजातशत्रु के पश्चात उदयन ने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था और शिशुनाग वंश जो कि नागदशक जो कि शासनकाल 437 से 412 ईसा पूर्व हर्यक वंश के अंतिम शासक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। इसी कारण राजा प्रजा ने विद्रोह करके उसे सत्ता त्यागने पर विवश कर दिया और ऐसे में काशी के तत्कालिक अमात्य, राज्यपाल तथा राज्य के सेनापति शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में सत्तासीन होकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया तथा अवंती, वत्स और कौशल को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। शिशुनाग का पुत्र कालासेक अथवा काकबर्निनी अथवा काकबर्न अत्यंत प्रतापी शासक था। उसने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की अस्थायी राजधानी बना दिया और कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संहति का आयोजन हुआ। नंद वंश जो कि 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश के अंत होने के पश्चात महापद्म या महानंदिनी ने नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए कलिंग की विजय की तथा वहां से जिन की मूर्ति या महावीर मूर्ति उठा लाया था और पुराणों में उसे सर्व छत्रातक या सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन या क्षत्रियों को उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा गया। महापद्म नंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी। महाबोधि वंश या सिंहल साहित्य
के अनुसार महापद्म नंद के पश्चात 8 उत्तराधिकारियों ने मगध पर शासन किया, जिसका अंतिम शासक धनानंद था। नंद वंश के शासक जैसे कि उग्रसेन, महानंदिनी और पांडुगति और भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, 10 सिद्धक और कैवत धनानंद था। और धनानंद सिकंदर के समकालीन था। जिस समय मगध पर धनानंद का शासन था, उसी समय 326 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र पर सिकंदर ने आक्रमण किया था और किंवदंतियों में धनानंद द्वारा चाणक्य को अपमानित करने का उल्लेख मिलता है। इस घटना से क्रोधित होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मगध के उत्कर्ष के कारण भौगोलिक कारण जैसे कि पाटलिपुत्र, गंगा और गंडक और सोन नदियों के संगम पर अवस्थिति के कारण सामरिक रूप से सुरक्षित। आर्थिक कारण जैसे कि नदियों की अवस्थिति से व्यापार एवं वाणिज्यिक विकास होना तथा उपजाऊ क्षेत्र की उपस्थिति। राजनीतिक कारण साहसी व महत्वाकांक्षी शासकों की उपस्थिति, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद। सैन्य कारण विशाल सेना तथा सेना में हाथियों का प्रयोग। सामाजिक कारण रूढ़ि विरोध समाज। कुछ इस तरह से आपको मगध के उत्कर्ष के कारण आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मौर्य साम्राज्य 321 से 181 ईसा पूर्व मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्यों की वंश संबंधी सूचना का संदर्भ में विभिन्न स्रोतों के द्वारा भिन्न मत प्राप्त होता है। महावंश टीका के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे। बौद्ध परंपरा में मौर्य को क्षत्रिय कुल का माना गया है, परंतु जैन परंपरा के अनुसार मौर्य निम्न जाति से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज का शूद्र पत्नी का पुत्र था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने नंद वंश का पतन कर नवीन राजवंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया एवं सहायता की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिनका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। चंद्रगुप्त मौर्य आपको 321 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य आपको 321 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। उसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। उसे भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य अत्यंत प्रतापी शासक था। उसने पश्चिमोत्तर भारत में सेल्यूकस निकेटर की पराधीन से मुक्त किया। चंद्रगुप्त के साम्राज्य संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, बंगाल के विशाल क्षेत्र तथा पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत एवं दक्कन शामिल थे। मात्र तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत
के कुछ ही क्षेत्र मौर्य के अधीन नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर के मध्य हुए युद्ध की समाप्ति एक संधि द्वारा। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी लेकर तथा उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु के पश्चिमी क्षेत्र दे दिया। सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज मौर्य का राजधानी पाटलिपुत्र आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसमें पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में पहली बार एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उसके प्रशासन का पूर्ण विवरण चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त हेतु सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। मौर्य साम्राज्य प्रशासनिक संरचना। मौर्य सम्राट प्रांत और जिला या निकाय प्रधान स्थानीय 8,800 ग्रामों का समूह, द्रोणमुख जिसमें 400 ग्रामों का समूह, खरबाटिका जिसमें 200 ग्रामों का समूह होता था, जिसमें संग्रहण जिसमें 100 ग्रामों का समूह होता था, ग्राम प्रधान जिसको ग्रामिक कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर और सैनिक प्रशासन की देखरेख हेतु 5-5 लोगों की 6 समितियां थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन के संदर्भ में 28 अध्यक्षों एवं 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के स्रोत के अनुसार चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय जैन धर्म स्वीकार करके साम्राज्य को त्याग दिया तथा संन्यास ग्रहण कर लिया। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में बिताया। जैन समुदाय से जुड़े आचार्य भद्रबाहु भी पाटलिपुत्र छोड़ कर चंद्रगुप्त के साथ आ गए थे। श्रवण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त ने जैन परंपरा के अनुसार अपनी शरीर का त्याग किया और बिंदुसार जो 298 से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी था। उसके शासनकाल में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस भारत आया था। बिंदुसार ने यूनानी शासक मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक विद्वान को अपने दरबार में भेजने का अनुरोध किया और एंटियोकस ने विद्वान दार्शनिक को छोड़कर शेष वस्तुएं को भेजी थी। यूनानी शासकों फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय ने डायनीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा और बिंदुसार हेतु अनेक नामों का प्रयोग हुआ। बिंदुसार के विभिन्न नाम जैसे कि अमित्र केटस जैसे यूनानी ग्रंथ में, आतली द्रोच डस जैसे अष्टोब्रो, अमित्र घात संस्कृत या शत्रुओं की हत्या करने वाला, अमित्र चट्ट जिसमें एथेनियस और अमित्र खंडक जिसमें असंस्कृत शत्रुओं का नाश करने वाला, सिंहसेन जैन ग्रंथ के अनुसार सिमसेन
राजबली कथा के अनुसार, मुद्रसार जो वायु पुराण के अनुसार, बिंदुपाल, फा, टमेन, चुलीन या चीन साहित्य के अनुसार, चीन साहित्य के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था, परंतु विद्रोह के दमन के लिए अशोक तथा दूसरे विद्रोह के दमन के लिए सुसीम को भेजा गया था। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व अशोक मौर्य वंश का महानतम शासक था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात संभवतः अशोक को त्याग कर लगभग 4 वर्ष तक उत्तराधिकार हेतु संघर्ष करना पड़ा और पुराणों में अशोक के लिए अशोक वर्धन नाम का प्रयोग किया गया है। उसके अभिलेखों में उसे देव नाम पिया या प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है। अशोक के शासनकाल से संबंधित मास्की और गुजरा और नेटूर और उदेगोलम से प्राप्त अभिलेख में उसके व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया गया है। भाबरू शिलालेख में अशोक को मगध के राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कलिंग विजय अशोक के शासनकाल से ही सबसे महत्वपूर्ण घटना 261 ईसा पूर्व कलिंग विजय थी। कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया तथा उसने भविष्य में युद्ध नीति को त्याग कर धर्म विजय की नीति अपनाने का निश्चय किया। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अभिलेख में दिए गए विवरण से स्पष्ट होता है कि अशोक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्रभावित बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया था। अशोक ने बौद्ध भिक्षु या उपगुप्त से दीक्षा लेकर व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित था या उसके द्वारा जारी तत्कालीन आदेशों एवं नीतियों से भी दिखाई पड़ता है। अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बौद्ध का 3रा सम्मेलन या संगति आयोजित किया तथा बौद्ध ग्रंथ के प्रचार प्रसार हेतु धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत ही नहीं अपितु श्रीलंका, बर्मा या म्यांमार आदि अनेक देशों में भी भेजा गया। इस तरह के वीडियो देखने के लिए जो कि बिहार स्पेशल बुक से जो हम आपको पढ़ाते हैं, जो कि इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि और इसका अगला पार्ट लेकर हम आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको 67वीं बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।